न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मैंने आपसे कहा था कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो जिन कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ एडिशन होते हैं। अब चूंकि ये डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो जो चीज कार्बन पर अटैक करेगी उसको न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो इसलिए चूंकि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के एडिशन से होते हैं और कार्बन, तो इसलिए इनको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अच्छा, एक बात दूसरी बात ये है कि अगर मैं इन रिएक्शंस की अ, पूरी इक्वेशन लिखूं तो हिसाब ये बनेगा कि कोई भी ऐसी चीज उसके ऊपर साथ कार्बन ग्रुप हो, जब वो किसी ऐसी रिएजेंट से रिएक्ट करेगी जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हो, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर हमला करेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑक्सीजन के साथ है। ये सारे एडिशन रिएक्शन का जनरल पैटर्न है, तो कोई इशू की बात नहीं। असल इशू ये है कि nucleophile should be strong enough to attack on carbon and break this bond. If not, तो फिर हमने कहा हम उसे सपोर्ट करते हैं विद एनी कैटलिस्ट। इसलिए जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस थे, हमने आपको कही भी क्लास टाइम में कोई भी बार, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक है एसिड कैटलाइज और एक है बेस कैटलाइज। एसिड कैटलाइज हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर इफ weak nucleophile like hydroxylamine NH2OH और हाइड्राजीन। तो अगर आप वीक न्यूक्लियोफाइल आएंगे तो हमें एसिड कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। हमारे सिलेबस में ऐसे दो वीक न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्सिलामीन और हाइड्राजीन, दोनों के साथ हम रिएक्शन शुरू करें। बेस कैटेलाइज फिर आपको खुद ब खुद ऑब्वियस हो गया, इफ स्ट्रॉन्ग nucleophile like HCN और Grignard's reagent is used। इस तरह हमें जो रिएक्शंस पढ़ने हैं टोटल चार है। दो वीक न्यूक्लियोफाइल, दो स्ट्रॉन्ग, दो में एसिड कैटलिस्ट, दो में बेस। तो अब अगर हम पहली कैटेगरी में आए, एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इसमें हम सबसे पहले जनरल मैकेनिज्म बताएं कि दो स्टेप्स होता है। स्टेप वन है प्रोटोनेशन। लफ्ज प्रोटॉन हम इस्तेमाल करते हैं H पॉजिटिव के लिए। प्रोटोनेशन का मतलब हुआ किसी एसिड से रिएक्शन कराना, सिंस इट इज एसिड कैटलाइज। तो पहला स्टेप ये है कि हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो एक एसिड से प्रोटोनेटेड होगा। तो जब ये H प्लस आएगा तो ये इस O के साथ करेगा, बिकॉज O इज पार्शली नेगेटिव। इसका मतलब है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, पूरा पार्शियल नहीं कंप्लीट प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसके आएगा। तो अब जब ये पूरा प्लस चार्ज हो गया तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी बहुत आसानी से इस पर अटैक करेगा। सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप ये है कि वो जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बना है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल करेगा और हमारा एडिशन कंप्लीट हो जाए।
तो इसका मतलब है जब आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल हो तो वो खुद से अकेले जाकर कार्बन पर हमला करके बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, तो उसके काम को आसान बनाने के लिए एक एसिड आया, उसने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़कर कार्बन पे प्लस चार्ज कर दिया। अब न्यूक्लियोफाइल को कोई रोकने वाला नहीं है, उसने आकर आराम से रिएक्शन कर दिया। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो उसे इस मदद की जरूरत नहीं होती, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें अटैक पहले हो जाएगा, प्रोटोनेशन बाद में होती रहेगी। तो अब इस मैकेनिज्म से दो रिएक्शन है। अब टेक्निकली इस मैकेनिज्म की हमें जरूरत इसलिए नहीं है, एमसीक्यू वाला थोड़ी पूछते हैं, लेकिन वो ये जरूर पूछते हैं कि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, और उस मैकेनिज्म का ऑर्डर, पहले प्रोटोनेशन बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब जो हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे वो सिर्फ इक्वेशंस की लिखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है एडिशन ऑफ हाइड्रो ऑक्सिल अमीन। तो अगर मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, फर्स्ट कर लें एल्डिहाइड है, और मैंने उसका रिएक्शन कराया हाइड्रो ऑक्सिल अमीन से, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप खुद भी देख सकते हैं, जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव है। हाइड्रो ऑक्सीजन अमीन का H पॉजिटिव है और ये NH टूरम्स नेगेटिव है। अब आप सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव मिला दीजिए आपस में, क्या बनेगा? और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा और O के साथ में नेगेटिव है उसके साथ लगा H, और N के साथ में कार्बन के साथ लगा NH। हमने कहा ये तो कंपाउंड बना है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये एक ऐसा एडिशन प्रोडक्ट है जो अनस्टेबल है, क्योंकि जब कार्बन के साथ OH लगा हो और उसके साथ में एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो लाइक नाइट्रोजन, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, तो ये OH के साथ मिलकर वाटर बनाएगा, नतीजे में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ये कंपाउंड कहलाता है ऑक्साइन। जिस कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो उन्हें हम कहते हैं ऑक्साइड। जिससे भी मिलकर बनेंगे उसका नाम साथ लगा देंगे। मसलन अगर मैं यहाँ पर इथेनॉल इस्तेमाल करूँ तो ये कहलाएगा इथेनॉल ऑक्साइड। प्रोपानॉल इस्तेमाल करूँ प्रोपानॉल ऑक्साइड। इवन कीटोन इस्तेमाल करूँ प्रोपानॉन तो ये कहलाएगा प्रोपानॉन ऑक्साइड। तो दूसरा रिएक्शन भी बिल्कुल यही है, वो है एडिशन ऑफ हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में भी NH2 ग्रुप है जिसने यहाँ पर रिएक्शन किया है। आप देख सकते हैं NH2 के साथ जो OH था उसने कुछ भी नहीं किया, वो आखिर तक वैसे ही रहा। तो इसी तरह ये जो हाइड्राजीन है ये है NH2 NH2, तो इसका एक NH2 रिएक्शन में हिस्सा लेगा, दूसरा कुछ भी नहीं करेगा। यूं समझ लें हाइड्रोक्सिल अमीन में जहां OH था, हाइड्रोजन में वहां भी NH2 है। तो हमारा सारा रिएक्शन यही रहेगा, बस जहां जहां OH लगा है वहां वहां NH2, तो ये भी हाइड्रोजन ही कहलाएगा। तो लेट्स सी, देखिए ये हो गया अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट, जिसको हम यूं शो करते हैं कि उसमें कार्बन का OH और नाइट्रोजन के साथ जो H है ये दोनों मिलकर पानी बनाएंगे, जिससे बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। तो ये बन गया ऑक्साइड। इस ऑक्साइड में और ऊपर वाले में फर्क क्या है, वहां कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ OH है, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ NH2।
अब दूसरी कार्य है बेस कैटेलाइज। जैसे मैंने कहा, जो मैकेनिज्म लिखा था दिस शुड बी रिवर्स, उल्टा हो जाएगा। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग है, और जब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा तो फिर ऑक्सीजन जो है वो एच मॉडल के साथ मिलेगा। तो बेस कैटेलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब यहाँ स्टेप वन है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मेरे पास है कार्बोनाइल ग्रुप, तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट इस पर हमला करेगा, कार्बन के साथ लगेगा और ऑक्सीजन का एनायन बना। तो स्टेप टू में ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए प्रोटोनेशन करेगा। सिर्फ देखने से उल्टा ऑर्डर उल्टा होगा। बस शर्त ये है कि अब ये काम सिर्फ वो कर सकते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो और बड़ा आसान सा। इसका पहला एडिशन है एडिशन ऑफ HCN। अगर मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड हो और मैं उसका रिएक्शन HCN से करता हूँ, तो हमें जो रिएक्शन डायरेक्ट निकालना है, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, H पॉजिटिव, CN नेगेटिव, तो ये बन जाएगा X। ऐसा कंपाउंड इसको इस कार्बन के साथ CN भी लगा है और OH भी लगा है। इसको हम कहते हैं सायनो हाइड्रोजन। जो दूसरा रिएक्शन है दैट इज ग्रेगनॉर्स रिएजेंट। तो वो ग्रेगनॉर्स रिएजेंट जो है उसका रिएक्शन हम इससे पहले दो तीन दफा देख चुके हैं, वो मशहूर वही रिएक्शन है। आइए वो रिएक्शन रिएक्शन विद ग्रेगनॉर्स रिएजेंट। मैंने आपको कहा है कि ऐसे है कि कोई भी ग्रेगनॉर्स रिएजेंट अगर मीठा नल से रहेगा तो वो बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट एल्डिहाइड अदर देन मीथानल से मिलेगा, यानी हायर एल्डिहाइड, तो बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर ये कीटोन से मिलेगा तो ये बनाएगा 3 डिग्री। और ये हमारा पढ़ा हुआ है पहले से, इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा है जिस तरह आपको याद करना है। तो इसका मतलब है 4 ये रिएक्शंस थे जिसमें से 3 प्योरली नए थे और एक हमारा रिएक्शन था। तो एल्डिहाइड के पूरे सेक्शन में अगर हमें याद आए तो लास्ट टाइम जब हमने प्रिपरेशंस पढ़े थे तो वो 5 चारों के चारों प्रिपरेशंस पुराने। रिएक्शंस में टोटल 3 ये वाले और 2 अब और स्पेशल रिएक्शन है। टोटल 5 रिएक्शन है बस। उसके बाद एल्डिहाइड के जो मजीद रिएक्शन है वो वही है जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम उन्हें फिर से रिपीट करेंगे। इसका मतलब है जब कोई बच्चा पीछे का सारा काम करके एल्डिहाइड के चैप्टर में पहुंचता है तो उसे 5 नए रिएक्शन याद रहेंगे फिर पूरे चैप्टर में। तो ये एक आसानी की बात है। अच्छा, अब वो 2 खास रिएक्शन, ये तो हो गए सारे
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिनमें चार एग्जाम्पल्स थी। तो जो अब दूसरी रिएक्शन की टाइप है, ये भी हमने इससे पहले नहीं पढ़ी, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, और ये है रिडक्शन टू अल्कीन्स। हम कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करके अल्कीन बना सकते हैं। इस तरह वो एल्कीन जिसे जब हमने शुरू किया तो कहा इसका कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ना, टेक्निकली टोटल 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें पढ़ने पड़े, लेकिन नॉट इन अल्केन्स और टॉपिक्स में। जब आपने ग्रिगोर रिएजेंट्स पढ़ा था तो उसकी हाइड्रोलिसिस से और रिएक्शन विद अमाइन से हमने अल्केन बनाया था। और अब यहाँ पर दो बहुत मशहूर रिएक्शन आ रहे हैं जिनसे अल्केन बन रहा है, और फिर आखिरी कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो इसका मतलब है टोटल अल्केन्स के ना ग्रहण करते हुए भी 5 प्रिपरेशन है आपकी। तो अब इसकी पहली एग्जाम्पल को हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, दैट रिएक्शन सेज कि अगर आपके पास फर्स्ट कर लीजिए कोई भी एल्डिहाइड है और आप उसकी रिडक्शन करेंगे, ऑब्वियसली तो रिडक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो वी से दैट कि अगर H2 इस्तेमाल करें ना मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो उसका बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो बड़े स्लो रिएक्शन करता है। तो जहां भी हम H2 यूज करते हैं वहां यूजुअली हम कैटलिस्ट यूज करते हैं फॉर स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जो कि निकल प्लाटिनम या प्लाटिनम होते हैं। अदरवाइज हमारी लॉजिक ये होती है कि हम कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिनके आपस में रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बने। तो हाइड्रोजन जब कहीं भी बनती है तो पहले हाइड्रोजन का एटम बनता है, फिर वो मॉलिक्यूल बनाता है। तो वो जो एटम हाइड्रोजन का रिएक्शन के दौरान बनता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक या नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम एक जिंक इमलगम और HCl का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। जब HCl को जिंक इमलगम के ऊपर फेंका जाता है तो उससे नेसेंट हाइड्रोजन बनती है, यानी वो HCl का H अलग हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ शो करते हैं हाइड्रोजन इन दिस ब्रैकेट। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन इन एटॉमिक फॉर्म, जिसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। कहाँ से आई है नेसेंट हाइड्रोजन? बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक amalgam and concentrated HCl। इमलगम का अलग इस्तेमाल होता है जब कोई चीज मरकरी में डिसॉल्व की जाए। तो जैसे आपने कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन याद की होगी, तो इसमें आया था सोडियम इमलगम, तो सोडियम डिसॉल्व इन मरकरी। ये है जिंक डिसॉल्व इन मरकरी, तो इसको कहते हैं जिंक इमलगम। और चूंकि ये मिक्सचर है इसलिए हम जिंक और मरकरी के बीच में या तो स्लैश लगाते हैं या ऐसे ब्रैकेट पर लिखते हैं, जिंक लिखते हैं तो मरकरी लिखते हैं, ताकि ये समझ में आ जाए कि दोनों ने कंपाउंड नहीं बनाया हुआ, दोनों मिक्सचर है। तो जिंक एमलगम और HCl के रिएक्शन से हमें मिलेगा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा और चार्ज आएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन खत्म होगा, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएंगे वाटर, और बाकी के दो हाइड्रोजन इस कार्बन से मिलेंगे जिसके साथ पहले से एक हाइड्रोजन है, तो ये बना देगा CH3। दिस इज एन एल्कीन, जनरल फॉर्मूला फॉर एन एल्कीन। तो अगर मैं इसकी एक एग्जाम्पल बनाऊं तो साफ दिखेगा कौन सा है। अगर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँ इथानल और सेम रिएक्शन रिपीट करूँ विद फोर्थ नेसेंट हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, तो ये वाटर बना और यहाँ बना CH3 which is आप इसी रिएक्शन को कीटोन्स के साथ भी कर सकते। सो इफ आई हैव प्रोपानॉल रिएक्शन, और ये बन जाएगा प्रोपानॉल से प्रोपेन।
इसका दूसरा रिएक्शन है, यानी दूसरी रिडक्शन वो कहलाती है वोल्फिशनल रिएक्शन। उसमें भी अल्केन नहीं बनना है, लेकिन विद डिफरेंट स्टार। सपोज यू हैव एन एल्डिहाइड, a carbonyl compound, then you react it with hydrazine। ये है हाइड्राजीन। अब इसके पहले वाले में ये होता है कि एक NH2 ग्रुप के दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएंगे वाटर, और इसकी जगह पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, और उसका NH2 ऐसे ही उसके साथ है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, विच इज हाइड्रोजीन, अगर आप पहचान पाए तो ये हाइड्रोजीन। यानी ये वाला रिएक्शन तो अभी हमने उसमें किया है, एडिशन में, लेकिन अब हम बता रहे हैं इसके बाद भी कुछ होगा। तो ये जो हाइड्रोजीन बना है, दिस हाइड्रोजीन देन फर्दर रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट हाई टेम्परेचर। तो ये क्या करेगा, दोनों एन अलग होकर बना देंगे नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन उसकी जगह इस कार्बन से लग जाएगा, तो ये बन गया एल्कीन। अब वो रिएक्शन है जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वो क्या है। नंबर 3 है रिडक्शन टू अल्कोहल्स। मुसलसल पिछले दो टॉपिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एल्डिहाइड रिड्यूस होके प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, कीटोन रिड्यूस होके सेकेंडरी अल्कोहल, एंड दिस इज नॉर्मल रिडक्शन। तो इसमें हम दोनों काम कर सकते हैं। ये एल्डिहाइड है, अगर मैं H2 इस्तेमाल करूं तो यस आई कैन यूज निकेल, प्लाटिनम और प्लाटिनम एज ए कैटलिस्ट। हाइड्रोजन ऐड होगा जब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप इसे दूसरी एग्जाम्पल में कीटोन से ले लेता हूँ, अगर आप इसे नेसेंट हाइड्रोजन लेना चाहें तो यस आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो उस सूरत में आप यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और रिजल्ट दोनों ऑप्शन हमारे पास है। टू डिग्री।
अब ये जो आखिरी है रिएक्शन, उसमें आखिरी काम वाला है, और वो है ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड कीटोन दोनों ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, बट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो अब वो क्या है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस? एल्डिहाइड can be oxidized to carboxylic acid using any oxidizing agent. Weak, mild, strong. हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे वो वीक हो, माइल्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो हम निकाल लिस्ट बनाते हैं ना, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं? टॉलिन सी एजेंट, Faraday's solution, Benedict's solution, ब्रोमिक एसिड। H2Cr2O, और फिर है पोटाशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, पोटाशियम परमैंगनेट। ये तो ये शुरू के चार हैं, ये है वीक और माइल्ड, और ये आखिर के दो है strong। तो एल्डिहाइड तो इन सबसे ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन सिर्फ इन दो से होता है, वो इन चारों से नहीं। ठीक है ना, ये है काम की बात, और इस वजह से हमारा आखिरी जो एक छोटा सा इम्पोर्टेंट काम है, और वो है एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरह एक दूसरे से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनका केमिकल टेस्ट क्या होगा, वो इसी बेस पर बना। असल में कीटोन में होता ये है कि एल्डिहाइड में तो यहाँ पर एच ही है, तो बीच में वो आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मगर कीटोन के अंदर हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना होता है, तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, which needs a strong oxidization। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, but with strong oxidizing agent। Ketone can only oxidize to carboxylic acid if strong oxidizing agent like K2Cr2O7 or KNO4 is used। तो इसका मतलब है कि अब हम आपको बता सकते हैं सिंपल केमिकल टेस्ट to distinguish between aldehydes and ketones। टोटल तीन है, ये जो टॉप थ्री लिखे हुए हैं ना, क्योंकि इन तीनों के नतीजे में कुछ ना कुछ कलर वलर बनता है,
जिसकी वजह से हम इन तीनों के टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए। एल्डिहाइड टॉलिस एजेंट से, फैरिक सॉल्यूशन से, वैनेडिक सॉल्यूशन से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन कीटोन नहीं कर सकता। तो इसलिए एक एक करके तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है टॉलिस reagent टेस्ट। तो सबसे पहले ये टॉलिंस रिएजेंट क्या होता है? तो टॉलिंस रिएजेंट इसको दिस इज बेसिकली डायमीन सिल्वर आयन, जो हम अ, जब बनाते हैं तो अब जाहिर सी बात है इसके साथ कोई एनाइन भी तो होगा। तो वी हैव ऑप्शंस, यहाँ नाइट्रेट हो या यहाँ हाइड्रोक्साइड हो, दोनों सूरतों में ये टॉलिंस रिएजेंट है। तो आमतौर पर हम यहाँ पर नाइट्रेट ही रखते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन इसका प्रॉपर मुझे तो कॉम्प्लेक्स इसके नाम भी पड़ेगा। तो इसका प्रॉपर आईयूपीएसी नेम है डायमाइन सिल्वर वन नाइट्रेट। इसको हम कहते हैं टॉलिंस रीएजेंट। अब ये कैसे टेस्ट करता है? इसके टेस्ट का दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। कोई भी बच्चा जिंदगी में एक दफा भी कर ले तो जिंदगी का नहीं होता कि आपने किया ही नहीं, उससे आपको याद नहीं होगा। लेकिन ये है गिलास, जिसकी हम आकार देखते हैं, जो आपकी आंखों में लगे ज्ञात। गिलास की एक साइड पॉलिश करते हैं तो वो मिरर बन जाता है, फिर हम उसमें अपनी शक्ल देख लेते हैं। ठीक है ना? तो गिलास से मिरर बनाने के लिए हम आमतौर पर गिलास की एक साइड को सिल्वर से कोट करते हैं, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, तो फिर वो मिरर बन जाता है। ये टेस्ट में होता ये है कि जब आप किसी किसी भी कार्बन एल्डिहाइड को, क्योंकि कीटोन से तो होगा नहीं, किसी भी एल्डिहाइड को टॉलिंस रिएजेंट के साथ हीट करेंगे तो एल्डिहाइड चूंकि ऑक्सीडाइज होगा तो वो बनाएगा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। और चूंकि यहाँ अमोनिया मौजूद है विच इज द बेस, तो ये उसका सॉल्ट बना है। तो ये अमोनियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अमोनिया जो बच गई वो इवॉल्व होगी, साइड प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रिक एसिड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। इसमें सिल्वर का चार्ज है +1, तो सिल्वर +1 से कम होके प्योर सिल्वर चांदी बन जाएगा। ये जो सिल्वर बनेगा हम इसका ऐसे डाउन एरो शो करते हैं। इसका मतलब है कि सॉलिड हालत में जमा हो रहा है। तो ये जमा नहीं हो रहा होगा अगर ये आपकी टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में फर्ज कर लीजिए आपने यहाँ तक सोल्यूशन रखा था, तो इस पूरे सोल्यूशन में टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर मिरर जो है वो टेस्ट ट्यूब की अंदर वाली दीवार से चिपक जाएगा, तो ये हिस्सा मिरर बन जाएगा। आपको इसमें अपनी शक्ल नजर आएगी। तो चांदी खुद को खुद टेस्ट ट्यूब के आधे हिस्से में दीवार से चिपक कर उसे गिलास से मिरर बना देगी। तो जैसे ही ये मिरर बनेगा हम समझ जाएंगे कि ये एल्डिहाइड है। कीटोन के साथ नहीं बनेगा, एल्डिहाइड के साथ बनेगा। सो एल्डिहाइड हमें सिल्वर मिरर देगा, इसलिए इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। और कीटोन हमें नहीं देगा। ये है एल्डिहाइड। और अगर हम यहाँ कीटोन बनाएंगे तो हम कहेंगे नो रिएक्शन। अब अगेन की लंबी चौड़ी रिएक्शन इज नॉट आवर कंसर्न। हमारा कंसर्न सिर्फ ये बात है कि इस रिएक्शन के नतीजे में सिल्वर मिरर बनेगा। जो दूसरा है रिएक्शन वो है बैलेंस
solution test। बिल्कुल देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि सिल्वर ये जो टॉलेस्ट एजेंट है टेक्निकली ये है, ठीक है ना। तो अब उसके साथ एनआई नाइट्रेट भी हो सकता है और एनआई हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी ये टॉलेंट, ये टॉलेंट एजेंट टेक्निकली ये कॉम्प्लेक्स वर्ड, वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट विद दिस एनआई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसे लिखेंगे और यहाँ नाइट्रेट की जगह OH होगा तो यहाँ नाइट्रिक एसिड की जगह वाटर बने, बाकी सारे इक्वेशन। बुक वाले आमतौर पर ये वाली लिखते हैं OH वाली। अब पैरेलल सॉल्यूशन क्या होता है? पैरेलल सॉल्यूशन कभी भी लैब में बना हुआ नहीं रखा होता, उसके दो कंपोनेंट रखे होते हैं, आप फ्रेशली प्रिपेयर बनाते हैं। वो जो दो कंपोनेंट रखे होते हैं उसमें से एक को कहते हैं पैरेलल ए और एक को कहते हैं पैरेलल बी। ये दो सॉल्यूशन रखे हुए होंगे। पैरेलल ए होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और पैरेलल बी होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। आप कॉपर सल्फेट फॉर्मूला लिखे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या है, तो थोड़ी सी बात समझेंगे। ये कंपाउंड कहलाता है टार्ट्रिक एसिड। इसका आईयूपीसी नेम होगा 2,3-डाइहाइड्रोऑक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। इसको हम कहते हैं टार्ट्रिक एसिड। टार्टरिक होता है, हम स्लिंग्स और सिंगल चिप्स खा रहे होते हैं ना, उसके ऊपर टार्टरी लगी होती है, वो टेस्ट के लिए। अच्छा, ये तो टार्टरिक एसिड है, 3-डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाई। इसका सॉल्ट, अगर इसके दोनों COOH ग्रुप पे एक पे सोडियम लगा दें और एक पे पोटाशियम लगा दें तो ये बन गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका सॉल्यूशन तो पानी की तरह कलरलेस होता है, लेकिन ये ब्लू होता है। इसका मतलब है बेसिकली फैलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। जब हम इस ब्लू कलर के फैलिंग सॉल्यूशन के साथ किसी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे तो याद रहे रिएक्शन जो है उसमें ये इस तरह से रोल नहीं प्ले करते। When I mix copper sulfate and sodium potassium tartrate, they form copper hydroxide and sodium hydroxide। तो बेसिकली इन दोनों का रिएक्शन होता है और ये दोनों हमें इन दोनों के रिएक्शन से मिलते हैं। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और चूंकि यहाँ पर सोडियम मौजूद है तो उसका सॉल्ट बन जाएगा, पानी बनेगा और असल चीज होगी कि हमें मिलेगा Cu2O। इक्वेशन ऐसे बैलेंस होगी। ये है क्यूप्रस ऑक्साइड और इसका कलर होता है रेड। इसका मतलब है हमारी आंखें क्या देखेगी कि एल्डिहाइड में फैलिंग सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था डालकर हमने हीट किया, ग्रेजुअली इसका कलर चेंज होते हुए रेड प्रेसिपिटेट बन गया, तो इसका मतलब है ये एल्डिहाइड है। अगर ये कीटोन होता तो कोई रिएक्शन नहीं। सो एल्डिहाइड के साथ रेड पिपिडी, कीटोन के साथ कुछ भी नहीं। इफ कीटोन डू द सेम थिंग, नो रिएक्शन। ये दो मशहूर सिंपल कैरेक्टर टेस्ट हैं। वैलिडिक सॉल्यूशन भी इसी का रेप्लिकेशन। वैलिडिक सॉल्यूशन में भी रेड पीपीटी बनती है और वो बेसिकली बना बनाया कॉपर सल्फेट और NaOH का सॉल्यूशन है। तो सेम रिएक्शन सेम ही है कि जैसे ही कॉपर सल्फेट NaOH मिलते हैं यही कॉपर हाइड्रोक्साइड और NaOH का रिएक्शन हो रहा है। तो इनकी अहमियत ये है, अब तो खैर बहुत एडवांस तरीके हैं, हमारे पास नो आइडिया कि इस लेवल पे ये इस्तेमाल होगा, बट दैट इज फॉर द रफ एस्टिमेशन
फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड की सबसे बड़ी एग्जांपल लिविंग सिस्टम के लिए है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज का हमारे ब्लड या यूरिन में जो लेवल है वो डायबिटिक पेशेंट्स की कंडीशन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए खास तौर पर ये जो बेनेडिक्स वाला है ये ज्यादा आसान है। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन बना बनाया मिल गया हमें। तो ये अमूमन यूरिन में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल को डिटरमाइन करने का सबसे आसान और रफ तरीका है। यानी जब हमें इसे रफली एस्टिमेट करना हो तो हम यूरिन के सैंपल में इस वैल्यूटिक सॉल्यूशन को डालकर हीट करते हैं। तो जो माशाल्लाह करने वाले लोग हैं, जब एक दो दफा आप भी करें तो आपको भी अंदाजा होगा, हमें इस कलर के शेड से अंदाजा हो जाता है कि शुगर लेवल क्या है। ब्लू कलर का वैलिडिक सॉल्यूशन होगा, अगर वो अपना कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा तो अंदर ग्लूकोज है ही नहीं, आपको यूरिन में है वो फ्री फ्रॉम ग्लूकोज। लेकिन अगर वो कलर चेंज करके ऑरेंज हो जाए तो इसका मतलब है माइल्ड है। ब्राउन हो जाए थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर वो रेड हो जाए तो समथिंग भरा पड़ा है। तो इसका मतलब है कि कलर का शेड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड पीपीटी तब आती है जब आप जिस भी सैंपल से रिएक्शन कर रहे हैं उसमें एल्डिहाइड पूरा पूरा मौजूद है। एल्डिहाइड थोड़ा कम मौजूद है तो ब्राउन पीपीटी आएगी, और कम मौजूद है तो ऑरेंज आएगी, नहीं मौजूद है तो आएगी। तो ये इस लिहाज से दोनों फेलिंग भी और ये भी दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट माने जाते हैं। सिल्वर मेडल वाले को हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो बुनियादी तौर पर इनकी डिस्टिंग्विश से ज्यादा सिल्वरिंग ऑफ मिरर में इस्तेमाल होता है। जब हमें ग्लास को मिरर बनाना होता है तब हम ये काम करने का मकसद दुनिया में, क्योंकि मिरर जो चांदी महंगी है तो अगर चांदी बन रही है लोग लेके भाग जाए तो ऐसी चांदी महंगी। तो इसलिए ये वाला टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकली कम इस्तेमाल होता है। ये हम लैब में कराते हैं, उसको वाटर बाथ पे हीट करना पड़ता है थोड़ी देर, मगर बनता है बहुत अच्छा है। टेस्ट ट्यूब बस आ जाती है उसके बाद। तो ये सब हो गया कार्बोनाइल कंपाउंड वन, दैट इज एल्डिहाइड एल्कीन्स। The last of the organic section is carbonyl compounds two, carboxylic acid and the derivative of carboxylic acids. Again, इस हिस्से में भी दो या तीन ऐसे रिएक्शन हैं जो पहली दफा पढ़ाए जाएंगे, बाकी सारे भी पीछे वाले रिपीट हैं। तो अब वही बात है कि हम कितनी इफेक्टिवली ये बात याद रख पाते हैं। So now this one is carbonyl compounds two. It's most acid and okay. So carboxylic acid वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप मौजूद है। हमें इसको प्रॉपर बॉन्ड करके भी दिखाते हैं और ऐसे मिलाकर कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम IUPAC में कहते हैं अल्ट्रा नोइक एसिड। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज soluble in water, due to ability of forming hydrogen bond with water. Melting boiling point increases with increase in ये तो इशू जो बात है समझ आएगी।
बस खास तौर पे यहाँ मेंशन करना होता है कि सारे कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में सॉल्युबल है, क्योंकि एसिड पानी में डिसॉल्व होता है तभी तो एसिड कहलाता है। और ये इस वजह से है कि सी डब्ल्यू एच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट की भी यही वजह होती है कि इन्होंने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हुई होती है। अच्छा, इसी में सबसे अहम बात इनका एसिडिक कैरेक्टर। इनऑर्गेनिक के मुकाबले में दे आर ऑल वीक एसिड्स। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से इनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन विद इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बादशाह है। तो इसलिए पहले भी ये बात कही थी कि तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद है फिनोल, और उसके बाद है अल्कोहल्स। ये और सब ध्यान रखना है। मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन में एक तरीका सिर्फ ऐसा है जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, बाकी सब हम पीछे पढ़कर आए हैं। लेट्स सी, याद करते हैं कि कौन से पढ़ के आए हैं। तो जो पहला तरीका है इसका, वो है बाय ग्रिग्नॉन। ग्रिग्नॉन रिएजेंट में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी ग्रिग्नॉन रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये बनती है कि जो कार्बन है वो पॉजिटिव और जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव। ग्रिग्नॉन रिएजेंट में आर जो नेगेटिव है वो कार्बन से मिलेगा और वो से। तो ये सूरत हाल होगी, एक अनस्टेबल सॉल्ट बनेगा जिसकी हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ टाइप प्रोडक्ट ऑफ बेसिक मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये पढ़ सकते हैं हम दे दफा, तो इसलिए हम दोबारा लेंगे। जो दूसरा रिएक्शन है, अभी इसकी बात हुई है थोड़ी देर पहले ही, और वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। कीटोन से भी बनता है, अभी भी बात नहीं, लेकिन जैसे कीटोन नफरे करता है थोड़ा सा, इसलिए हम इसे एल्डिहाइड वाले का यूज किया है। तो बेसिकली ये एल्डिहाइड से भी ज्यादा ले लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल। तो पूरा रिएक्शन बताते हैं। पूरा यूं होगा कि आपके पास अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल हो, और हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट कंसंट्रेटेड H2SO4, तो फर्स्ट स्टेप में ये बनता है एल्डिहाइड, and then this aldehyde on further oxidation with the same oxidizing agent can give you carboxylate acid। तो ये भी पढ़ा हुआ था, वो तो एक दफा आ चुकी है, उसकी दोबारा। तीसरा वो रिएक्शन है जो आपने अपनी थ्योरी में पढ़ा है। यहाँ जब हम अपनी रिव्यू कर रहे थे तो मैंने उसको उस वक्त नहीं पढ़ाया था कि वो यहाँ के लिए है। वो क्या है? वो है जरा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अगर बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हो, सपोज सबसे मशहूर CH3, इसको हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन या टोलुइन। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, और यहाँ हम पहली दफा आपकी किताब में गैर को कर रहा है, वैसे तो यहाँ भी जहां जहां आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया है वहां गैर को यूज करता है, और यहाँ भी पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करता है, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन। तो बनेगा क्या, ये जो CH3 लगा हुआ है बेंजीन के साथ, विल कन्वर्ट टू C OH। इथाइल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल है। यही बात बता रही है। इस रिएक्शन की खास बात है कि यहाँ कुछ भी, एक कार्बन वाला इथाइल,
2 कार्बन वाला इथाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल, ये हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनेगा। बस जाहिर सी बात है, जब आप ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन इस्तेमाल करेंगे तो फिर यहाँ और साइड प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, तो इथाइल के साथ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनेगा। आखिरी वो रिएक्शन है जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा, सो दैट इज द ओनली न्यू रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स और सायानाइड्स। नाइट्राइल्स और सायानाइड्स एक ही चीज को कहते हैं, दोनों नाम लेके हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी नाइट्राइल या साइनाइड हो, ऐसे शो करते हैं पूरे बॉन्ड्स के साथ, दिस इज नाइट्राइल या साइनाइड, साइनोइडिन जिसको आप कहते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करें एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, जो हमारा कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और नाइट्रोजन जो है वो कम हो गया। तो ये हो गया आखिरी तरीका, तो ये भी पढ़ा हुआ था, ये भी पढ़ा हुआ था, ये भी पढ़ा हुआ था, सिर्फ ये रहेगा एक रिएक्शन। अच्छा, फिर जैसा कि इसके नाम में साहिब है, डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, हर एक को कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाते हैं, ये है हमारा आखिरी काम, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन कौन से डेरिवेटिव है, एस्टर, ऐसे लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के H हटाकर अल्काइल ग्रुप लगा दें, एसिड हाइलाइट, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटाकर X लगा दें, फिर एसिड एनहाइड्राइड, उसमें हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटाकर एक और असाइल ग्रुप लगाते हैं, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, और आखिरी है अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटाकर NH2 लगाते हैं। इन 4 डेरिवेटिव्स को हम अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड से बना कर दिखाते हैं। अगेन यहाँ भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी पढ़ी हुई है, जिसमें पहले दो हैं, एस्टर स्टेरिफिकेशन से बनता है, जिससे हमने अल्कोहल के सिंपल केमिकल टेस्ट में आपको बताया था, पाम टेस्ट के नाम से, ठीक है ना। और ये कैसे है, अब आगे देखते हैं, बस चलता जाएगा। तो सबसे पहले है एस्टर, और बनाने का तरीका कहलाता है स्टेरिफिकेशन। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी भी अल्कोहल के साथ मिलाएं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर और वाटर बनाते हैं। आपको खास तौर पर ये दिखता है कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H वाटर बनाता है, और बाकी दोनों को पर्याप्त संतुलित है। तो एस्टर में वो जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, वो अल्कोहल से आया है, और जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। दूसरा जो मैंने आपसे कहा, हाँ ये भी मुझे पढ़ा हुआ है, वो क्या है, दिस इज फॉर दी एसिड हाइलाइट, हम इन्हें असाइल हाइलाइट्स भी कहते हैं, और इनका IUPAC में नेम है अल्का नॉइड हाइलाइट्स, तीनों नाम एक ही चीज के हैं। तो जिस चीज पर हम की खास तौर पे आप वजाहत करना चाहते हैं वो ये है कि ये कंपाउंड
हाँ अल्कोहल, आपको भी याद होगा। इस कंपाउंड का रिएक्शन हम हाइड्रोजन एसिड से, PX3 से और SOCl2 से कराते थे, तो ये बनता था अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब है OH हटकर हाइड्रोजन आ गया, अल्काइल अपनी जगह पे रहा। हमने कहा अगर आप गौर करें तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड भी एक लिहाज से अल्कोहल ही है, बस उसके साथ R की जगह असाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो यू कैन कॉल दिस कार्बोक्सिलिक एसिड एज असाइल अल्कोहल। तो अगर मैं इनको भी इसी तरह से रिएक्ट करवाऊं तो मैं असाइल हैलाइड बना सकता हूँ, क्योंकि असल काम तो है ना OH हटाकर हाइड्रोजन लगाना, साथ में कुछ भी हो। तो हम ये रिएक्शन करेंगे, बस इसमें एक छोटी सी चेंजेस आएंगी। चूंकि है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एसिड से नहीं रिएक्शन करेगा। इसका मतलब है मेरे ऑप्शंस हो गए ये दोनों। अच्छा, इसमें बेसिकली किताब में लगा नहीं क्यों ऐसा किया, ये दो नहीं थे, ये भी तीन थे। PX3 भी होता है और PX5 भी होता है। तो हमने तो लिखा था, लेकिन किताब वालों ने इससे पहले वाले रिएक्शन में PX5 का कंसिडर नहीं किया, यहाँ किया है। तो इसका मतलब है हम तमाम असाइल हैलाइड्स को बिल्कुल उसी रिएक्शन के जरिए बना सकते हैं यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम उनका रिएक्शन करें PX3 से, PX5 से और SOX2 से। रिएक्शन बिल्कुल वही है जैसे हमने कार्बोलाइट्स में किए थे, तो सिर्फ हम अपने खिलाड़ी को चेंज करेंगे। सो लेट्स सी। अगर मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड और मैं उसका रिएक्शन कराता हूँ फॉस्फोरस ट्राइहाइड्राइड से, दिस इज 3 मोल्स, मुझे 3 असाइल हैलाइड्स मिलेंगे। साइड प्रोडक्ट इज फॉस्फोरस एसिड। हाँ, PX5 से जब रिएक्शन होगा तो 5 में से एक हाइड्रोजन असाइल हैलाइड बनाएगा, एक हाइड्रोजन एसिड बनाएगा और बाकी 3 फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड। But the final thing is SOX2 या SOCl2, हम ज्यादातर वही लेते हैं लेकिन सब ले सकते हैं, HX और X। इस रिएक्शन में हमने खासतौर पर कहा था पाइरीडीन इज आर कैटलिस्ट। ठीक हो गई बात। तो अब हमारे इसके बाद ये दोनों हो गए जो बेसिकली पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने बता दिया। ये नए हैं, विल बी द लास्ट टू रिएक्शंस, और इसके साथ हम एक और होगा अलग से स्पेशल। तो नेक्स्ट टाइम हम इसे खत्म करने के बाद, क्योंकि फिर हमारी दो छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, वो भी बस रीडिंग स्टाफ। एक प्रोटीन का थोड़ा सा हिस्सा है फॉर बायोमोलिक्यूल्स, और इंडस्ट्रीज में पॉलीमर और डाइस हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम खत्म भी करेंगे, और एक अपने साथ पास लाएंगे क्वेश्चन है, उसको बैठ के क्लास सॉल्व करेंगे, और फिर हमारी तमाम अगली क्लासेस में हमारा असल काम शुरू होगा। अब हमने सब की पॉइंट बता दिए और धमाधम रिविजन से करवाएंगे। तो अगर आपकी बुकलेट पे ले आएंगे तो इसमें जो क्वेश्चन है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आंसर्स तो गिवन है, लेकिन होता है ना कभी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको भी गो थ्रू करेंगे और हर दफा और क्वेश्चंस लाएंगे ताकि वो क्लास में बैठ के डिस्कस करें, बट दैट शुड बी इन रैंडम। क्योंकि ये बता के ना ये अल्कोहल भी है तो बंदा सिर्फ अल्कोहल ही सोचता है, सबको मर्ज करके पूछे तो असल इम्तिहान होता है कि हम हमारे रिएक्शन एक दूसरे में घिस पिच तो नहीं हो रहे। तो ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से ही बात करेंगे। फिर और इससे पहले जो बड़े ट्रेड है जो थोड़ा अच्छा है पूरी पॉइंट सब सब मुझे एक बार और है मैं